आप सभी सिविल इंजीनियर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इन्फोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, आदाब। मैं निशांत गोस्वामी, डायरेक्टर इन्फोर्स ग्रुप एंड आप सभी लोगों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशंस में जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग एक टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का सीरीज़ हम लोग तैयार कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, जो आप सभी लोग सिविल इंजीनियर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के सेशंस ये जो हमारा होने जा रहा है, ये हमारा सेकेंड सेशन है टेंडर सीरीज का। इसमें हम लोग देखेंगे कि टेंडर के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, टेंडर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, आइटम्स हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि सपोज आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर है, वो बिडिंग में पार्टिसिपेट होना चाहता है, बिडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेंडर बिड करना चाहता है, तो उसको ये सारे बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। टेंडर के पोर्टल पे जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मेन कंपोनेंट्स है। वो सारे कंपोनेंट्स एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर या एक बिडर को या एक कॉन्ट्रैक्टर को पता होना चाहिए बिडिंग करने से पहले। मीन्स टेंडर के पोर्टल खोलने से पहले, ऑनलाइन बिडिंग करने जाने से पहले उसे सारे कंपोनेंट्स पता होना चाहिए कि टेंडर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो मीन्स हम लोग बहुत ही विस्तार से देखेंगे कि सारे कंपोनेंट्स सीरियल वाइज देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेंडर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। टेंडर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं NIT, BOQ, टेंडर वैल्यू, टेंडर फी, EMD, स्टेज ऑफ बिडिंग, प्री बिड मीटिंग, पोस्ट बिड मीटिंग, कवर इंफॉर्मेशन क्या होता है, बिड वैलिडिटी क्या होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं NIT से। NIT क्या होता है? तो सबसे पहले NIT स्टैंड्स फॉर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। जैसे कि पहले क्या था, और आज के डेट में भी न्यूज़पेपर में आज भी टेंडर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस निकलता है, जिसको हम लोग NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर बोलते हैं। आज भी डेली न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से क्या है कि ऑनलाइन वेबसाइट पे, ई पोर्टल्स पे NIT आता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। उसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रहता है अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द टेंडर। NIT में हर चीज़ दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। जो NIT के नीचे सब डिविजन्स हैं, BOQ, टेंडर वैल्यू, टेंडर फी, EMD, स्टेज ऑफ बिडिंग, प्री बिड मीटिंग, पोस्ट बिड मीटिंग, कवर इन्फॉर्मेशन, बिड वैलिडिटी, ये सारे चीज़ आपको NIT के अंदर मिलेगा। NIT के अंदर आपको ये भी रहता है कि प्रोजेक्ट का लोकेशंस क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का क्या वैल्यू होगा, EMD लग रहा है तो क्या रहेगा, स्टेज का बिडिंग क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन NIT में दिया रहता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी मैंने कंपोनेंट्स बोला है ये सब NIT के अंदर दिया रहता है। तो स्टार्ट करते हैं BOQ। ना नेक्स्ट हम लोग देखेंगे BOQ क्या होता है। तो BOQ हमारे बहुत सारे सेशंस में हमने अपने प्रीवियस सेशंस में BOQ का जिक्र बहुत बार किया है। BOQ मीन्स होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि हमें पता है कि नॉट अ सिंगल क्लाइंट कैन रिलीज टेंडर विदाउट BOQ। देयर इज एक्सेप्शन केस, कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे कि EPC प्रोजेक्ट आता है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स आते हैं, या आपका EPC टेंडर्स हैं, तो उसमें BOQ नहीं रहता है। लेकिन बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में, सारे टेंडर्स में बिना BOQ का इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिलीज अ टेंडर। तो BOQ हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब BOQ होता क्या है? BOQ क्या है? बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है, एक तरह का फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कोटेशंस होता है क्लाइंट के तरफ से। मतलब क्लाइंट उस BOQ में बताएगा कि हमारा कौन कौन से आइटम्स डिस्क्रिप्शंस लगना है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में एक्सकेवेशंस का प्रोसीजर देगा कि एक्सकेवेशंस कैसे करना है। उसमें यूनिट क्वांटिटी आपका रेट दिया रहता है, रेट जरूर बताता है BOQ उसमें कि हमारा रेट्स क्या है, हर आइटम्स का रेट्स रहेगा। उसी रेट्स के अगेंस्ट में, उसी BOQ के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टर को अपना रेट बताना होता है, अपना बिड अमाउंट बताना होता है। तो BOQ कई तरह के होते हैं, दो तरह के, आइटम रेट वाइज आपको होता है, परसेंटेज रेट वाइज होता है, एक सिंगल लाइन BOQ होता है। ये हम लोग एक अलग से सेशन ही बताएंगे BOQ का। अभी हम लोग कंपोनेंट्स देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि BOQ क्या है। BOQ क्या है? एक तरह से क्लाइंट टेंडर रिलीज करता है, उसी समय बता देता है कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट का आइटम्स ये सारे आइटम्स हैं और ये सारे आइटम्स की ये रेट्स हैं।
तो आपको आगे के सेशंस में हम लोग BOQ पे भी एक वीडियोस बनाएंगे, तो अभी इतना काफ़ी। नेक्स्ट देखेंगे टेंडर वैल्यू क्या होता है। टेंडर वैल्यू मतलब क्या है, जैसे प्रोजेक्ट का वैल्यू, BOQ का जो टोटल अमाउंट निकल के आता है, BOQ मतलब जो भी क्लाइंट अपना बजटिंग करता है, अपना एक तरीक़े से अपना एस्टिमेटेड बजट बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट ये है, सपोज 100 करोड़, तो 100 करोड़ क्या है, वो BOQ अमाउंट भी हो गया और टेंडर वैल्यू भी हो गया, या आप उसको क्लाइंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन आप जब भी टेंडर का पोर्टल खोलेंगे, उस NIT में आपको मिलेगा टेंडर वैल्यू, ठीक है, या प्रोजेक्ट वैल्यू या क्लाइंट वैल्यू या BOQ अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेंडर फी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय टेंडर फी। तो जैसे कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या एग्जामिनेशन का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, तो एग्जामिनेशन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हमें फॉर्म फिल करना होता है, कुछ हमें फॉर्म का फ़ी देना होता है, मतलब फॉर्म भरने का एग्जामिनेशन चार्ज का हमें देना पड़ता है। वो फॉर्म फ़ी जो होता है नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपका रिफंड नहीं होता है। तो सभी अगर 50 तरह के कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्ट हैं प्रोजेक्ट टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो सारे 50 को टेंडर फ़ी देना पड़ेगा। तो टेंडर फ़ी 2500 3000 जो भी होगा, इंक्लूडिंग GST, जो भी 18% GST लगेगा, तो वो सारा टेंडर फ़ी देना पड़ता है सारे बिडर्स को, जो भी इच्छुक हैं, जो भी इंटरेस्टेड है। टेंडर फ़ी रिफंड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे EMD क्या होता है। EMD जनरली स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये EMD क्यों लिया जाता है, इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा कि EMD क्या होता है। तो EMD का फुल फॉर्म होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये क्यों लेता है क्लाइंट, किस लिए लेता है, तो रीज़न देखिए। तो EMD भी आपका, जैसे मैंने बताया, 50 कॉन्ट्रैक्टर इच्छुक हैं टेंडर बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो टेंडर बिड में पार्टिसिपेट करने से पहले उसको टेंडर फी जैसे भरना पड़ेगा, वैसे उसको EMD देना पड़ता है। EMD जनरली एक तरह से डिपॉजिट होता है। क्लाइंट सारे इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर जो कि एलिजिबल हैं और जो कि इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको EMD डिपॉजिट करना पड़ता है। EMD आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है परसेंटेज के रूप में होता है और एक होता है फिक्स्ड अमाउंट, कुछ बता दिया जाता है। जैसे जनरली अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, मान लेते हैं 100 करोड़, 100 करोड़ आपका टेंडर का वैल्यू है, तो उसका अगर EMD, अगर क्लाइंट उसका EMD चार्ज कर रहा है 5%, तो 100 करोड़ का 5% आपका क्या हो गया, 5 करोड़। तो वो 5 करोड़ जो है सारे इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालांकि उनको पता नहीं है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन सभी को पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा 5%, क्योंकि वो 5% आपका टेंडर वैल्यू का EMD के रूप में डिपॉजिट करा रहा है। और एक EMD होता है जो फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि आपको 2.5 करोड़ देना है, आपको 3 करोड़ देना है इस प्रोजेक्ट में, तो सभी कॉन्ट्रैक्टर को वो डिपॉजिट करना पड़ता है ना। बात है कि EMD रिफंड होता है, यस डेफिनेटली EMD रिफंड होता है। उन सारों को रिफंड हो जाएगा, सभी लोगों को रिफंड हो जाएगा जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिलने जा रहा है, मतलब जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो एक ही हमारा तो क्लाइंट एक ही फाइनल कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेगा, बाकी रेस्ट 49 को रिफंड हो जाता है। लेकिन वो रिफंड ऐसा नहीं है कि आपको आज पता चला कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कल आपको रिफंड कर देगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लिखा होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में कि आपका जो EMD रिफंडेबल होगा उसका वैलिडिटी 28 आफ्टर 28 डेज आपको रिफंड होगा या आफ्टर 60 डेज रिफंड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज पता चला कि हमको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कल आप पहुंच जाओगे बोलोगे मेरा अब EMD रिफंड कर दीजिए, नहीं। EMD 100% रिफंड होगा आपको, अगर आप एलिजिबल हैं, जेन्युइन हैं, तो 100% रिफंड होगा। लेकिन वो रिफंड तब होगा आपको 28 दिन बाद, अगर बोला है तो 28 दिन बाद होगा, 60 दिन बाद बोला था 60 डेज़ के बाद आपको रिफंड होगा। उसके लिए आप लोगों को वेट करना, कॉन्ट्रैक्टर को वेट करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि EMD रिफंड होता है, लेकिन उसको रिफंड होगा जो जेन्युइन होते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो कि पहले ही बता दिया जाता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में कि अगर आप EMD जमा कर रहे हैं तो आपको रिफंड होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो डेफिनेटली रिफंड होगा, लेकिन इतने दिनों के बाद होगा। अब है कि EMD क्लाइंट लेता क्यों है, EMD लेने का मतलब क्या है। तो एक तो EMD इसलिए लेता है क्लाइंट
कि जो हमारा फाइनल कॉन्ट्रैक्टर है उसका रिफंड नहीं होता है, उसको ना सिक्योरिटी के डिपॉजिट के तरफ हम लोग कन्वर्जन कर देता है, क्लाइंट कन्वर्ट कर देता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बना के अपने पास रख लेता है। तो फाइनल कॉन्ट्रैक्टर का ईएमडी रिफंड नहीं होगा, रिफंड होगा, उसका भी रिफंड होगा, लेकिन व्हेन ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, जब टाइम लिमिट और क्वालिटी के साथ सारा चीज़ प्रोजेक्ट को अगर ख़त्म कर देता है तो उसका भी ईएमडी रिफंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उसका ईएमडी सिक्योरिटी के तौर पे शुरुआत में डिपॉजिट कर लिया जाता है। अब ईएमडी किसका रिफंड नहीं होता है? तो उसका रिफंड नहीं होता है, फाइनल कॉन्ट्रैक्टर को उसका रिफंड नहीं होगा, उस समय नहीं होगा शुरुआत में, लेकिन बाद में हो जाएगा अगर वो प्रोजेक्ट समय रहते अच्छा से कंप्लीट कर लेता है। और दूसरा ईएमडी उसका रिफंड नहीं होता है जो डॉक्यूमेंट्स में, जो कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स अगर बोला है क्लाइंट ने, तो वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में लैकिंग कर रहा है, या पता चले कि ये जेन्युइन कंपनी नहीं है या एलिजिबल नहीं था और इसने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो उस केस में ईएमडी को जब्त कर लिया जाता है। मतलब ईएमडी नॉन रिफंडेबल होता है, उनका ईएमडी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ईएमडी क्यों लिया जाता है? ईएमडी इसलिए लिया जाता है, इसका जवाब अब मैं देना चाहूँगा। ईएमडी इसलिए लेता है, ये एक बड़ा अमाउंट होता है ईएमडी। ये क्या होता है? बड़ा अमाउंट। ये नहीं है कि 2000, 4000, 5000 का, एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि परसेंटेज ऑफ बीओक्यू अमाउंट, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टेंडर वैल्यू लिया जाता है। वो 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। लेकिन ईएमडी लिया क्यों जाता है? तो इसका मेन रीज़न है, फर्स्ट रीज़न, कि फाइनल कॉन्ट्रैक्टर जो होंगे उसको प्रोजेक्ट देने के पहले ही हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लेंगे। और दूसरा रीज़न एक होता है कि जो बिडिंग होने जा रहा है वो जेन्युइन तरीका से बिडिंग हो सके। जेन्युइन मतलब कि उसमें फेक कंपनीज ना घुसें। पहले ही फेक कंपनी अगर पार्टिसिपेट करेगा तो उसको तो 5-6 करोड़ गंवाने का ये रिस्क रहेगा। तो जितने भी फेक कंपनीज हैं वो बिडिंग में पार्टिसिपेट ना हो। एक ये बड़ा रीज़न है कि ईएमडी शुरुआत में लिया जाता है कि फेक कंपनीज बिडिंग में पार्टिसिपेट होने से बचें। और जो फेक कंपनी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका ईएमडी जब्त होगा। तो कौन चाहेगा कि भाई अपना 5-6 करोड़ रुपया गंवाना, इतना बड़ा अमाउंट गंवाना? तो इसलिए ईएमडी लिया जाता है कि कंपटीशन जेन्युइन हो। क्लाइंट के तरफ से ईएमडी इसलिए लिया जाता है कि जो भी बिडिंग कंपटीशन है वो जेन्युइन तरीका से हो सके। मतलब फेक कंपनीज या जो कि नॉन एलिजिबल कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो पार्टिसिपेट ना करें। तो ईएमडी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट है स्टेज ऑफ बिडिंग क्या होता है। जनरली हमारा जो भी प्रोजेक्ट, जो भी टेंडर्स आता है उसमें लिखा रहता है कि ये कितने स्टेज में बिडिंग होगा। तो जनरली सिंगल स्टेज होता है और एक होता है डबल स्टेज ऑफ बिडिंग। तो सिंगल स्टेज ऑफ बिडिंग मतलब होता है जहाँ पे सिंगल स्टेज ऑफ बिडिंग होगा वहाँ पे सिर्फ रहता है कि अब बेसिक टेक्निकल आपका एलिजिबल क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बीओक्यू पे कोटेशन कीजिए, दैट इज़ फाइनेंशियल बिडिंग। तो फाइनेंशियल बिडिंग आप कीजिए और आपका फाइनेंशियल बिडिंग के क्रेडेंशियल पे डिसाइड होगा कि आपको प्रोजेक्ट हम लोग देंगे या नहीं देंगे। मतलब सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो फाइनेंशियल बिडिंग पे होगा। और बेसिक जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो तो रहता ही रहता है। मतलब टेक्निकल बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए और पूरा वेटेज आपका फिर फाइनेंशियल बिडिंग पे होता है, जो कि अब बीओक्यू के अगेंस्ट में जो आप बिडिंग करेंगे उसका पूरा वेटेज माना जाता है। टेक्निकल जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको तो फुलफिल कर ही रहे हैं, एलिजिबल हैं ही। अब जो पूरा फाइनेंशियल आप रेट कोटेशन कर रहे हैं मतलब पूरा वेटेज आपका फाइनेंशियल पे देखा जाता है। क्रेडेंशियल आपका फाइनेंशियल बिडिंग, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो फाइनेंशियल बिडिंग पे डिपेंड करता है पूरा तरीका से। तो वो हो गया सिंगल स्टेज ऑफ बिडिंग। अब बात करेंगे कि डबल स्टेज ऑफ बिडिंग क्या होता है। तो डबल स्टेज ऑफ बिडिंग में फिर है कि टेक्निकल भी उतना ही काउंटेबल होगा जितना फाइनेंशियल होगा। तो फाइनेंशियल पहले टेक्निकल पूरा आपका देखा जाएगा, टेक्निकल बिडिंग का भी क्रेडेंशियल कंसीडर किया जाता है। टेक्निकल बिडिंग क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल टेक्निकल बिडिंग मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि इतना करोड़ टर्नओवर होना चाहिए इस कंपनी का, इस कंपनी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के पास ये मशीन होना चाहिए, 10 जेसीबी मशीन होना चाहिए, 12 कंक्रीट मिक्सचर होना चाहिए, इतना आपका हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर होना चाहिए, बैचिंग प्लांट कंपनी का अपना होना चाहिए, इतने मैन पावर होना चाहिए, इतना कैपेसिटीज़ होना चाहिए, स्टोर्स कैपेसिटी ये होना चाहिए। तो ये सारा क्या है? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिनिमम तो उसमें भी रहता है सिंगल स्टेज में, लेकिन डबल स्टेज वाले में ना टेक्निकल कंसीडर किया जाता है
कि एनी हाउ टेक्निकल जिसका अच्छा होगा तो वो फिर फाइनेंशियल के तरफ जाएगा, तो टेक्निकल भी माना जाएगा और फाइनेंशियल फिर बीओक्यू के अगेंस्ट में जो रेट कोटेशन होगा वो फाइनेंशियल होगा ही होगा। तो यहाँ पे दोनों है, टेक्निकल भी काउंटेबल है और फाइनेंशियल भी है। तो ये हो गया डबल स्टेज ऑफ बिडिंग। ठीक है, तो स्टेज ऑफ बिडिंग दो तरीका से होता है। पहला होता है आपका सिंगल स्टेज, जिसमें फाइनेंशियल बिडिंग को ही पूरा कंसीडर किया जाता है। हालांकि शुरुआत में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी आप टेंडर के लिए कैपेबल हैं बिडिंग के लिए। तो सिंगल स्टेज में फाइनेंशियल हो गया, और डबल स्टेज में कि टेक्निकल भी बिडिंग को कंसीडर करना है, क्रेडेंशियल माना जाएगा और फाइनेंशियल भी माना जाएगा, तो दोनों है। नेक्स्ट है प्री बिड मीटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्री बिड मीटिंग? तो बहुत सारे आप टेंडर पोर्टल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, एनआईटी जब खोलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में पूरा डिटेल में भी देखेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है प्री बिड मीटिंग। प्री बिड मीटिंग डेट ये, जैसे प्री बिड मीटिंग 4 अप्रैल, लोकेशन न्यू दिल्ली, NHAI ऑफिस फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि 4 अप्रैल को प्री बिड मीटिंग होगा और लोकेशन आपका न्यू दिल्ली के NHAI ऑफिस में होगा। तो एक्चुअली होता क्या है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, अब प्री बिड मीटिंग जरूरी नहीं कि हर टेंडर में प्री बिड मीटिंग रहेगा ही रहेगा। किसी टेंडर में प्री बिड मीटिंग नॉन अप्लीकेबल रहता है, NA मतलब नॉन अप्लीकेबल, और किसी प्रोजेक्ट्स में प्री बिड मीटिंग रहता है मतलब अप्लीकेबल है, मतलब डेट लोकेशन सब दिया रहेगा। तो प्री बिड मीटिंग हम लोग विस्तार से जानेंगे कि प्री बिड मीटिंग होता क्या है। तो प्री बिड मीटिंग बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हाईवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। हाईवे हो गया, रोड, ब्रिज, टनल, ये सारे प्रोजेक्ट्स में प्री बिड मीटिंग रहता है। एक्चुअली होता क्या है, क्लाइंट जब टेंडर निकालता है तो टेंडर के साथ टेक्निकल आपका स्पेसिफिकेशंस दे देगा, आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपके पास पहुंचा देता है, मतलब थ्रू ऑनलाइन या ऑफिस से आप ले सकते हैं। सॉइल इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग, ये सारा चीज़ आपके पास रहता है। तो क्लाइंट बोलता क्या है कि आप ड्राइंग भी आपको प्रोवाइड करा देगा कि टेंडर बिडिंग आपका 10 अप्रैल को है। फॉर एग्जांपल टेंडर आज निकला 1 अप्रैल को और प्री बिड मीटिंग रख दिया गया 4 अप्रैल को, और टेंडर बिडिंग स्टार्ट होगा 10 अप्रैल से। मतलब आपको 1 तारीख को निकला टेंडर का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकल गया पोर्टल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन बिडिंग करना है 10 अप्रैल से, मतलब 10 दिनों का गैप है। और इसमें बीच में 4 तारीख को रख दिया गया कि प्री बिड मीटिंग होगा इस लोकेशन पे इस टाइम पे। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है क्लाइंट को कि जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप पूरा केस स्टडी करके आइए, बीओक्यू को पूरा केस स्टडी करके आइए, ड्राइंग को टेक्निकल देखिए, फाइनेंशियल देखिए, हर आइटम्स को देखिए, स्टडी कीजिए अपने टीम के साथ, पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी, केस स्टडी, जो भी करना है पूरा सर्वेइंग करके आइए बीओक्यू के बारे में, पूरा हर चीज़। और कोई भी अगर आपको डाउट है टेक्निकल या फाइनेंशियल, उस प्री बिड मीटिंग, नाम से पता चल रहा है प्री बिड मीटिंग, मतलब बिडिंग के पहले मीटिंग होगा, और उस मीटिंग में एक तरफ क्लाइंट का पैनल बैठता है और दूसरे तरफ पूरा इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स का पैनल बैठता है। वो लोग डिस्कशन करेंगे कि सर नहीं, इसका रेट आप गलत है, इसका रेट सर पॉसिबल नहीं है, हमें पॉसिबल नहीं है कि ये रेट, सपोज फॉर एग्जांपल कंक्रीटिंग है तो कंक्रीटिंग का रेट है 4500 पर क्यूबिक मीटर। अब सारे कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, 4500 बहुत कम है। तो वो उधर से पूछेगा रीज़न बताओ, क्या रीज़न है। तो अगर ये सारे, कोई बोलेगा कि मेथडोलॉजी में सर चेंज कीजिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, मतलब टेक्निकल बहुत सारे डिस्कशन होंगे, रेट के डिस्कशन होगा। तो अगर क्लाइंट को लगेगा कि नहीं ये सामने वाला बंदा जो है जेन्युइन है, इसका फैक्ट जेन्युइन है, तो क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा और फिर से रिवाइज बीओक्यू निकालेगा। तो इसलिए करता है ताकि टेक्निकल हेल्दी डिस्कशन हो सके, फाइनेंशियल डिस्कशन हो सके, कि रिवाइज बीओक्यू फिर से आएगा और फाइनल बीओक्यू हो जाएगा, ताकि 10 अप्रैल के बाद जो भी बिडिंग होगा वो जेन्युइन होगा और आगे चल के कोई कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से क्लेम ना करे, रीज़न ना खड़ा करे कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्लाइंट चाहता है कि बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है तो इसमें पहले अच्छा सा डिस्कशन हो जाए, ताकि कल होके प्रॉब्लम ना हो कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से, क्योंकि क्लाइंट का टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहता है और टेक्निकली वो इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना चाहता है लास्ट में, इसलिए वो प्री बिड मीटिंग रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट बिड मीटिंग। नाम से पता चल रहा है पोस्ट बिड मीटिंग। पोस्ट मतलब होता है बिड अब होने के बाद मीटिंग बुलाएगा।
तो जहाँ पे प्री बिड मीटिंग रहता है, संभावना रहता है, वहाँ पे पोस्ट बिड मीटिंग भी रहेगा, और जहाँ पे प्री बिड मीटिंग नहीं रहेगा वहाँ पे पोस्ट बिड मीटिंग भी नहीं होता है। तो पोस्ट बिड मीटिंग एक्चुअली होता क्या है, बिड हो गया, अब बिड ओपनिंग होगा, उस दिन पता चलेगा कि कौन किसको मिला। तो अब फाइनल कॉन्ट्रैक्टर, सपोज मैंने किसी कंपनी को, क्लाइंट ने डिसाइड किया, अब उस कंपनी को बुलाया जाएगा पोस्ट बिड मीटिंग में, या उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि आगे का प्रोसीजर क्या करना है। अब आपको हमने सेलेक्ट कर लिया तो उससे डिस्कशन 2-3 पॉइंट्स पे होगा। एक तो उसने बोला 100 करोड़ के अगेंस्ट में मैं 98 करोड़ में सर प्रोजेक्ट करूंगा, तो उससे नेगोशिएशन भी किया जा सकता है क्लाइंट के तरफ से कि हमने आपको डिसाइड कर लिया कि आप मेरे फाइनल कॉन्ट्रैक्टर होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो बिडिंग अमाउंट है इसमें और भी नेगोशिएट करें आप, 98 करोड़ उससे थोड़ा सा और भी नीचे जाए, तो नेगोशिएशन होता है पोस्ट बिड मीटिंग में। दूसरा, पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा सा परफॉर्मा बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आगे का प्रोजेक्ट हम लोग कब किस डेट में हम लोग हैंड ओवर करना देख रहे हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको नोटिफाई किया जाता है पोस्ट बिड मीटिंग में कि ये चीज़ चाहिए। तो ये सारे चीज़ डिस्कशन होता है पोस्ट बिड मीटिंग में। पोस्ट बिड मीटिंग में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोएस्ट 3 को, L1, L2, L3 को बुलाया जाता है कि लोएस्ट फर्स्ट, लोएस्ट सेकेंड, लोएस्ट थर्ड, उन तीनों को बैठा के पोस्ट बिड मीटिंग में फिर वो तीनों से नेगोशिएशन हो सकता है कि आप बताओ कितना में करोगे, आप बताओ कितना में करोगे। मतलब कहने का मतलब है पोस्ट बिड मीटिंग में लोएस्ट 1, लोएस्ट 2, लोएस्ट 3, L1, L2, L3 को भी बैठाया जा सकता है, उन लोगों से डिस्कशन किया जा सकता है। तो पोस्ट बिड मीटिंग में यही होता है कि बिड हो जाने के बाद आगे का डिस्कशन होता है, दैट इज पोस्ट बिड मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज कवर इंफॉर्मेशन। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कवर? तो जनरली हमारे टेंडर्स में 2 तरह के कवर्स होते हैं, नंबर ऑफ कवर्स 2 होता है, एक होता है फाइनेंशियल और दूसरा होता है टेक्निकल। तो फाइनेंशियल कवर में क्या होता है कि बीओक्यू का कोटेशंस होता है, उसमें बीओक्यू का कोटेशन करना रहेगा। हमारा जो बीओक्यू, जो मैंने शुरुआत में बताया, बीओक्यू के अगेंस्ट में हमें अपना रेट डालना होगा, दैट इज फाइनेंशियल कवर। और टेक्निकल कवर मतलब है कि सर्टेन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मांगेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का आप लिस्ट दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दीजिए, आप टूल एंड इक्विपमेंट्स प्लांट्स का आप पूरा डिटेल बताइए। तो ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो, आपका टर्नओवर क्या है, ये सारा चीज़। नाउ लास्ट है बिड वैलिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बिड वैलिडिटी? तो बिड वैलिडिटी होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिड जब टेंडर बिड करेंगे तो उनका कुछ वैलिडिटी होता है, 60 दिनों का, 120 दिनों का। मतलब हमारा जो बिडिंग, हमारा जो चीज़ हम लोग बिडिंग दे रहे हैं तो उसका बिड माना जाएगा, मान्य माना जाता है 2 महीने 3 महीने जो भी दिया रहेगा, कि आपको 2 महीने 3 महीने तक एक्टिव रहेगा आपका बिड, और 2-3 महीने बाद वो बिड पूरा उसको रद्द, मतलब खत्म हो जाएगा। फाइनल कॉन्ट्रैक्टर तो पहले से डिसाइड है, तो जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं सबका बिड वैलिडिटी 2 या 3 महीने वो दिया रहता है। तो आज के सेशंस में मैंने सारे कंपोनेंट्स बताया डिटेल में कि ये सारे कंपोनेंट्स जानना क्यों ज़रूरी होता है। सारे कंपोनेंट्स जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब हम लोग टेंडर पोर्टल खोलेंगे तो हमें ये सारे चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये सारा चीज़ आपको टेंडर पोर्टल में दिखेगा, एनआईटी के अंदर दिखेगा, जो भी मैंने बताया। तो इन सारे का हम लोग डिटेल में मैंने बताया आपको। नेक्स्ट सेशंस में हमारा सीजन मीन्स टेंडर का जो सीरीज 3 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंडर, बहुत ही डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंडर। बहुत तरह के टाइप्स ऑफ टेंडर्स होते हैं, तो हम लोग देखेंगे डिटेल में सीरीज 3 में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल योर पेशेंस, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक द वीडियो please subscribe and share our YouTube channel, and don't forget to press bell icon. Okay, thanks for your all love and support, and thanks for watching our videos. Thanks for your patience. Thank you.